नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंशियंट हिस्ट्री की इस क्लास में, जिसमें हम लूसेंट और घटना चक्र को आधार बना के अलग अलग एग्जाम्स के लिए कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा कमेंट है जिसका रिप्लाई करना चाहूँगा कि उसमें एक कमेंट आया कि सर आप सिर्फ लूसेंट में ये टॉपिक होना चाहिए, तो आप लूसेंट का ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो, मैंने आपसे पहले दिन से कहा था कि अब सिर्फ लूसेंट से एग्जाम नहीं निकलता या सिर्फ लूसेंट से क्वेश्चंस नहीं आते, हमें उसमें घटना चक्र को इंक्लूड करना पड़ेगा। और घटना चक्र जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सबसे नई घटना चक्र है। और इसके अलावा मैं एसएससी, जो आरओ अलग अलग पीसीएस के पेपर होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यूज कर रहा हूं। तो कई बार आप देखोगे कि लूसेंट और घटना चक्र के अलावा इसमें कंटेंट ऐड होता है, लेकिन टॉपिक उसी हिसाब से चल रहे हैं। अगर आप लूसेंट भी उठाओगे तो उसमें सबसे पहले प्राचीन भारत के स्रोत ही दिए गए। अब मैंने बस किया क्या है कि इन स्रोतों में घटना चक्र से एडिशन कर लिया है ताकि क्वेश्चन बाहर ना आए। चीजें बदल गई हैं, समय बदल रहा है, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमें कंटेंट को भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कल जो किताबों की सूची मैंने आपको दी, मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत मेहनत करके मैंने वो सूची निकाली थी। अलग अलग एग्जाम्स के प्रश्नों को पढ़ने के बाद वो लिस्ट एक तैयार हमने की थी, और आपने देखा भी होगा कि वहां से प्रश्न बाहर नहीं जाता। पर वो घटना चक्र और लूसेंट में उसका 50% हिस्सा था, बाकी चीजें मैंने बाहर से ली थी। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि कंटेंट को आप सीमित मत करो, और मुझे भी आप सीमित मत करो कि सर आप सिर्फ लूसेंट पढ़ाओ। कोशिश करो कि चीज़ों को ना एक्सेप्ट करो कि हाँ, अच्छा कंटेंट मिल रहा है। लूसेंट तो घटना चक्र तो कवर हो ही रही है, लेकिन एग्जाम निकलना चाहिए, कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, और हम वही कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप फिर भी मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो हम उसको और ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ साथियों। कल की क्लास से बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी, बहुत फैक्चुअल क्लास थी, और आज की क्लास भी बहुत फैक्चुअल है। कल की क्लास में हमने बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन किया था। मुख्य रूप से हमने लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ा था, और हमने अलग अलग ऐतिहासिक किताबों के बारे में पढ़ा। जैसे आपको याद आ रहा होगा तो हमने अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा, जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। इसी तरीके से राजतरंगिणी, जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। भारत में इतिहास की पहली किताब वो मानी जाती है जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। अष्ट अध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें संस्कृत व्याकरण की पहली किताब मानी जाती है। महाभाष्य पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा लिखी गई किताब है। गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखी गई किताब है। इस तरह हमने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया था। मल्टीपल बुक्स के बारे में हमने पढ़ा था। पृथ्वी राजरासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई किताब है। जगनिक ने आल्हा कांड नाम की किताब लिखी। पद्मावत जैसी किताबें हमने पढ़ी। तो बहुत सारी बुक्स को हमने पढ़ा था। कोशिश ये करें कि कल का लेक्चर 2 से 3 बार आप देख लें, और पीडीएफ को भी 2 से 3 बार आप पढ़ लें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लूसेंट में देखेंगे और दूसरी किताबों में तो विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब भारत में अलग अलग राजाओं के शासन काल में अलग अलग विदेशी यात्री आते रहे, और जब भी ये विदेशी यात्री या फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे, ये उस समय के भारत की जानकारी अपनी किताबों में लिखा करते थे, जिसे हम ट्रैवल अकाउंट या ट्रैवलॉग के नाम से जानते हैं साथियों। एग्जाम्पल के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसांग नाम का एक चीनी यात्री भारत आया, और उसने उस समय के भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। ठीक इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत के पहले साम्राज्य, इंडिया के पहले एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, उनके शासनकाल में मेगस्थनीज नाम का एक यूनानी यात्री भारत आया। मेगस्थनीज नाम का एक ग्रीक ट्रैवलर इंडिया आया। उसने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है इंडिका। इंडिका से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक इसी तरह साथियों, जब महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण हो रहे थे 1000 के
1000 ईस्वी 1000 एडी के आसपास जब महमूद गजनवी का इन्वेजन इंडिया पर हो रहा था तो अल बरूनी नाम का इतिहासकार उनके साथ आया था और अल बरूनी ने किताब उल हिंद नाम से एक बुक लिखी जिससे हमें उस समय के भारत की जानकारी मिलती है। ठीक इसी तरीके से जब दिल्ली सल्तनत में तुगलकों का शासन चल रहा था तो मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान था तो उस समय मोरक्को से एक यात्री आया जिसका नाम है इब्न बतूता, और इब्न बतूता ने रेहला नाम की किताब लिखी। इटली से एक फेमस यात्री आया था, वो मुख्य रूप से चीन की यात्रा की थी, पर चीन के साथ साथ उसने दक्षिण भारत की भी यात्रा की जिसका नाम है मार्को पोलो। और मार्को पोलो पर तो फिल्म बनाई गई है, मार्को पोलो पर कई सारी किताबें लिखी गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए हैं, ऐसे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए हैं और उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी बातों को लिखा है, मल्टीपल चीज़ों को उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है दोस्तों। तो आइए अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, हमने विदेशी यात्रियों को 4 भागों में बांट दिया है। एक तरफ है यूनानी अर्थात ग्रीक के राइटर जिन्हें हम रोमन राइटर भी कहते हैं, फिर चीनी यात्री अर्थात चाइनीज ट्रैवलर, अरबी यात्री अर्थात अरेबिक राइटर और अन्य लेखक अर्थात अदर राइटर्स। हमने 4 भागों में बांटा है। तो पहले हम यूनानी लेखकों को पढ़ेंगे, ग्रीक राइटर्स को पढ़ेंगे, फिर हम चाइनीज राइटर्स को पढ़ेंगे, अरेबिक राइटर्स को पढ़ेंगे और अदर राइटर्स को पढ़ेंगे। एक बात मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर मिलेगा दोस्तों। ये हमारी एप्लीकेशन है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में लेकर के आया हूं। क्लास अभी शुरू हुई है, एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स है और एक वनडे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का कोर्स है और हर स्टेट एसएससी आरओ एआरओ किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो वो जीके जीएस का बैच आपको बहुत काम आएगा साथियों। कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। देखो, यूनानियों का शासन कहाँ पर था, तो ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं ना, इस इलाके में साथियों बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इस क्षेत्र में आज वर्तमान में ग्रीस का इलाका आता है, ग्रीस वाला इलाका यहीं पर आता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ था, यहीं पर रोमन एम्पायर बना था और इसी इलाके से अलग अलग लोग भारत आए और सबसे पहले अलेक्जेंडर नाम का एक ग्रीक इन्वेडर था, सिकंदर नाम का एक यूनानी राजा था, आक्रांता था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया 326 ईसा पूर्व में, अलेक्जेंडर ने जब 326 बीसी में इंडिया को इन्वेड किया तो उसके साथ और उसके बाद लगातार यूनानी यात्री भारत आते रहे, ग्रीक राइटर्स इंडिया आते रहे। तो वो इस पर्टिकुलर इलाके से आए थे जहां आज ग्रीस वाला इलाका है, ग्रीस तुर्की, इन सभी क्षेत्रों से यहां तक वो भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो ये बस एक आइडिया मैंने दे दिया। अब प्रमुख लेखक कौन कौन से हुए हैं आइए इनके नाम पढ़ते हैं। तो एक है टेसियस, फिर हेरोडोटस, मेगस्थनीज और डाइमेकस। ये प्रमुख लेखक हुए हैं, टेसियस, हेरोडोटस, मेगस्थनीज और डाइमेकस। और इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है हेरोडोटस का। तो हेरोडोटस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं साथियों। हेरोडोटस के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने इतिहास की पहली किताब लिखी थी, ही रोट दी फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री, जिसे हम हिस्टोरीज के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिस्टोरीज के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद एक और राइटर हैं जिनका नाम है टेसियस। ठीक है, टेसियस जो है ईरान के राजा के राज्यवैद्य थे, रॉयल फिजिशियन थे ईरान के किंग के, और इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिन्हें टेसियस ट्रैवल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। पर जो इन्होंने भारत के बारे में लिखा, कहा जाता है कि ये खुद कभी इंडिया नहीं आए। इन्होंने भारत के बारे में जो बातें दूसरे लोगों से सुन रखी थी, उन्हीं बातों को एक प्रकार से कंपाइल करके इन्होंने लिख दिया, उन्हीं बातों को एक साथ जोड़ करके इन्होंने लिख दिया था साथियों। तो ये
टेसियस की कहानी है। फिर मेगास्थनीज, ये सबसे महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक राइटर हैं। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। ही केम इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक किताब लिखी इंडिका, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जिससे हमें मौर्यन एम्पायर की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और बात याद रखना कि अलेक्जेंडर के साथ, सिकंदर के साथ साथ और भी लेखक आए थे, जिसमें एक नाम है नियाकस का, एक नाम है आने सिक्रिटस का और आस्टिबुलस का, और भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। तो ये मेगास्थनीज की बुक का ही है, जिसमें वो राजा के महल को बता रहे हैं। द किंग्स पैलेस सरपासेस इन स्प्लेंडर एंड साइज ऑल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। It is surrounded by a triple wall of wood carved with the such skill that it seems alive with the figures of birds and animal। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, उनका महल लकड़ी के बहुत खूबसूरत स्तंभों और दीवालों से घिरा हुआ है। इस पे बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर्स बने हुए हैं, जिसको देख करके लगता है कि ये बिल्कुल जीवंत है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे बड़ी इमारत पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो साथियों, एट द एंड हमें क्या याद रखना है? हमें बस ये बेसिक बात याद रखनी है कि दो इंपॉर्टेंट राइटर, हेरोडोटस जिन्होंने किताब लिखी हिस्टोरीज, ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और इन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला एक किताब है, और ये जो किताब है साथियों, इसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। आपको याद हो तो कल हमने इसकी चर्चा भी की थी कि एक बहुत प्रसिद्ध किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अब पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है, इसके लेखक के बारे में आज तक हमें नहीं पता कि आखिर ये किताब किसने लिखी है। तो इसके लेखक को हम अज्ञात ही मानते हैं। जैसे हमने चचनामा नाम की एक किताब पढ़ी थी कि चचनामा के राइटर के बारे में हमें नहीं पता, जिससे हमें अरबियों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक उसी तरह पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के राइटर के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये जो शब्द है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इससे हमें हिंद महासागर और लाल सागर के व्यापार की जानकारी और 80 ईस्वी के भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। इसमें इन सभी बातों को एक्सप्लेन किया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उस सारे के सारे व्यापार को बताया है जो भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर से भारत के साथ व्यापार होता था। तो इसीलिए इसको पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहा गया है, जिसमें इरिथ्रियन का मतलब हिंद महासागर और लाल सागर अर्थात रेड सी के साथ है। तो ये याद रखना, बहुत ही फेमस किताब है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी किताब है जिसमें भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है और 80 ईस्वी के आसपास की भारतीय नाविक यात्राओं का जिक्र किया गया है, इंडिया के नेवल ट्रेड को एक्सप्लेन किया गया है। तो उस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है जी। इसके बाद अगले कुछ प्रमुख यूनानी यात्री हैं, उनके नाम भी एक बार देख लेते हैं। इसमें एक नाम आता है प्लिनी का। प्लिनी एक रोमन लेखक थे और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है नेचुरल हिस्ट्री। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि नेचुरल हिस्ट्री नाम की किताब किसने लिखी, तो एक ग्रीक राइटर, ग्रीक या रोमन राइटर प्लिनी के द्वारा लिखी गई किताब है। अगला नाम है इसमें क्लॉडियस टॉलमी। टॉलमी का नाम आपने ज्योग्राफी में और फिजिक्स दोनों जगह पर सुना होगा। यह भी एक ग्रीक और रोमन राइटर हैं। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है अल्मागेस्ट। अल्मागेस्ट नाम की बुक इन्होंने लिखी थी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगला नाम है साथियों डाइमेकस का। डाइमेकस के बारे में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब बिंदुसार राजा थे तो बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। और एक और नाम है डायनोसियस। जो डायनोसियस है ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, एम्बेसडर था, और ये अशोक के राज दरबार में आया था। ये अशोका के कोर्ट में आया था। तो ये
प्रमुख लेखक हैं। अब इसको हम समराइज करते हैं। समराइज जब आप करेंगे तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। जैसे एक हमें याद रखना है कि सर एक राइटर था मेगास्थनीज, और जो मेगास्थनीज है वो किसके टाइम पीरियड में इंडिया आया था? तो सर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इंडिया आया था। किसके टाइम पीरियड में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसकी किताब का नाम है इंडिका, जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, जिससे हमें मौर्यन पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरीके से एक और हमने बात की कि सर एक प्लिनी नाम का इतिहासकार हुआ, और प्लिनी की जो किताब है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ये प्लीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है नेचुरल हिस्ट्री। एक और किताब है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ये अज्ञात है साथियों। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इससे हमें रेड सी और इंडियन ओशन में जो ट्रेड होता था उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। लाल सागर और हिंद महासागर में जो व्यापार होता था हमें उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक और हमने इतिहासकार के बारे में पढ़ा था जिनका नाम है हेरोडोटस। तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर हेरोडोटस ने इतिहास की पहली किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था हिस्टोरीज। उस किताब का नाम था हिस्टोरीज, और ये फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पितामह इन्हें कहा जाता है। फिर टॉलमी नाम के भी एक इतिहासकार हुए, टॉलमी नाम के एक यात्री हुए, और इन्होंने अल्मागेस्ट नाम की एक बुक लिखी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर दो बातें और याद रखेंगे कि अशोक के दरबार में डायनोसियस नाम का यात्री आया था, और डाइमेकस नाम का यात्री मौर्य राजा बिंदुसार के दरबार में आया था। अगेन आई विल रिपीट, डाइमेकस जो है वो मौर्यन किंग बिंदुसार के कोर्ट में आया था, और डायनोसियस जो है वो मौर्यन किंग अशोका के कोर्ट में आया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें मैंने रिकॉल भी करवा दी हैं और आपको याद भी करवा दिया है। चलिए, तो अब हम चीनी यात्रियों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चीनी यात्री, कौन कौन से चाइनीज ट्रैवलर भारत आए हैं, चीनी यात्री भारत आए। अब यहां से ना एक क्वेश्चन बनता है, आपको 4 विकल्प देता है और कहता है कि चीनी यात्रियों के क्रम को समझाइए, जो चाइनीज ट्रैवलर हैं इनके ऑर्डर को समझाइए। तो क्रम जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला चीनी यात्री जो भारत आया था, पहला चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया आया, उसका नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। दूसरा चीनी यात्री जो भारत आया वो है सोंग युन। तीसरा चीनी यात्री जो भारत आया वो है हेन सांग, और चौथा इत्सिंग। कभी भी सोंग युन से प्रश्न नहीं बनता, बिकॉज वो आया नहीं आया इस बात को लेकर के डिबेट है। हमेशा 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फाहियान जो 400 एडी के आसपास इंडिया आया, हेनसांग जो 630 एडी के आसपास इंडिया आया, और इत्सिंग जो 671 के आसपास इंडिया आया। इनका ऑर्डर याद रखना, इनका क्रम याद रखना। नंबर 1 फाहियान, नंबर 2 हेनसांग, नंबर 3 इत्सिंग। ये 3 चाइनीज ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहां से सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम फाहियान को डिस्कस करते हैं। देखो, फाहियान जो है वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त किंग चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में वो इंडिया आया था या उनके कंटेम्पररी था। इसने एक किताब लिखी है, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। एक्चुअली में यहाँ पे भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आपने कबीरदास के बारे में सुना होगा कि कबीरदास ने खुद कभी कोई किताब नहीं लिखी, वो बस अपनी बातों को बोलते जाते थे। फिर उनके जो शिष्य हैं उन्होंने उनकी सारी बातों को कंपाइल करके बीजक नाम का एक ग्रंथ बनाया, और कबीरदास के द्वारा कही गई हर बातों को उन्होंने बीजक में लिख दिया। ठीक इसी तरीके से फाहियान ने कोई किताब नहीं लिखी।
फाहियान बस अपने ट्रैवलॉग को, अपने ट्रैवल अकाउंट को लिखता चला गया, अपने यात्रा वृतांत को लिखता चला गया। बाद के इतिहासकारों ने उसके अलग अलग पन्नों को जोड़ करके उसकी एक किताब बनाई और किताब का नाम रखा अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। तो कई जगह पर यह किताब आपको नहीं भी देखने मिलेगी। इससे हमें गुप्त पीरियड की जानकारी मिलती है, इससे हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और फाहियान ने कहा है कि मध्य प्रदेश का समाज और मध्य प्रदेश की जनता को बहुत खुश और समृद्ध बताया है। उसने कहा है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो बहुत हैप्पी हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। तो ये सवाल एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि किस चीनी लेखक ने ये कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही ज़्यादा सुखी और समृद्ध है। विच चाइनीज राइटर हैज कॉल्ड दैट पीपल ऑफ मध्य प्रदेश लिव्ड अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ। तो जवाब होगा फाहियान। तो हमें क्या क्या याद रखना है सर? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान गुप्त राजा चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया। इंग्लिश में फाहियान किसके टाइम पर इंडिया आया था? गुप्त किंग चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इंडिया आया था। ठीक है, इसने एमपी के बारे में क्या कहा है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत सुखी है और बहुत समृद्ध है। उस समय मध्य प्रदेश नाम नहीं होगा, उस समय मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल इंडिया ऐसा कुछ तो बोलते होंगे। ठीक है, जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। फिर फाहियान के बाद एक और लेखक है जिसका नाम है सोंगयून। अब इसकी जानकारी उतनी नहीं मिलती, पर कहा जाता है कि ये 518 एडी के आसपास इंडिया आया था, ऐसा कहा जाता है। इसने स्वात वैली, अभी ये पाकिस्तान में आती है, ये वहां पर गया था और गांधार राजवंश के बारे में इसने लिखा था, गांधार डायनेस्टी के बारे में इसने लिखा था, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है हेनसांग। इंपॉर्टेंट जो है वो है हेनसांग। हेनसांग अराउंड 629 के आसपास इंडिया आया था। डेट नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि वो किसके शासन काल में भारत आया। तो कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन, थानेश्वर वंश से जुड़ा हुआ था, थानेश्वर डायनेस्टी से। तो हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग भारत आया था साथियों, और ये लगभग 15 वर्षों तक भारत रहा है। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक ये इंडिया में रहा है। और इसकी जो किताब है जिसमें इसने सभी बातों का संग्रह किया है, उस किताब का नाम है सी यू की नाम की किताब में हेनसांग ने सारी जानकारी को एकत्रित किया है। अब हेनसांग से जुड़ी हुई कुछ बातें अपनी किताब में इसने हर्षवर्धन के प्रशासन को, हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन किया है और 138 देशों के नाम उसने बताए हैं, 138 कंट्रीज के नाम उसने बताए हैं। साथ में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया और अध्यापन का काम किया और उस समय नालंदा के कुलपति आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। इसकी थोड़ी सी कहानी समझना। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में स्थित थी, वो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है, वर्ल्ड का पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा को माना जाता है साथियों। और नालंदा उस समय न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में बहुत बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ मुख्य रूप से महायान बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता था। माना जाता है कि नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त, जो कि एक गुप्त राजा थे, उनके द्वारा की गई थी। अब साथियों, जो हेनसांग है, हेनसांग मुख्य रूप से भारत आया था कि उसे नालंदा में पढ़ाई करनी थी। और किस बारे में पढ़ना था? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना था, क्योंकि पूरे देशों में बौद्ध धर्म फैल चुका था, बुद्धिज्म हर जगह पर स्प्रेड हो चुका था। तो वो बौद्ध धर्म के बारे में उसने पढ़ाई की और वो पढ़ाई में इतना अच्छा था हेनसांग कि हेनसांग को बाद में वहां पर एक टीचर के रूप में भी अपॉइंट किया गया। तो शुरुआत में उसने वहां पर पढ़ाई की, बाद में उसने वहां पर पढ़ाया। और जिस समय हेनसांग ने पढ़ाई की और पढ़ाया तो हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे हम कुलपति कहते हैं, चांसलर कहते हैं, वो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक, तो
तो हैंसांग से रिलेटेड क्या क्या बातें याद रखेंगे? हैंसांग कब इंडिया आया? 629 एडी में इंडिया आया। कितने साल रहा? 15 सालों तक भारत में रहा। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। कौन सी किताब लिखी? CU की नाम की किताब लिखी। किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में वहीं पर वो पढ़ाने भी लगा साथियों। ठीक है, ये बातें याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम अरबी लेखकों की बात कर लेते हैं। इत्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं है, तो आइए एक बार पहले रिकॉल कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्रम क्या है दोस्तों? आप बोला करें जब मैं रिवीजन कराता हूं। तो क्रम में फाहियान है, फिर सोंगयुन है, फिर हैंसांग है और फिर इत्सिंग है। अब फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आपको याद रखना है गुप्त राजा या गुप्त रूलर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त सेकंड। हैंसांग किसके शासन में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था अराउंड 629 एडी के आसपास। कई जगह 630 भी लिखा रहता है। इसने 15 साल भारत में बिताए। CU की इसकी किताब का नाम है और नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जिस समय वहां के कुलपति या चांसलर आचार्य शीलभद्र थे। जो फाहियान है इसने कहा है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस और बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, सुखी और समृद्धशाली है। ये बात इसने मध्य प्रदेश की जनता के बारे में कही है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम अरबी लेखकों के बारे में पढ़ लेते हैं, अरबिक राइटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी ग्रीक राइटर्स पढ़ लिए, जिसमें हमने मेगास्थनीज, हेरोडोटस, प्लिनी, टॉलमी, डाइमेकस और डायनोसियस की बात की। हमने चाइनीज राइटर पढ़े, जिसमें फाहियान, सोंगयुन, हैंसांग और इत्सिंग को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अरबिक राइटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अरबिक राइटर्स इंडिया कैसे आना शुरू हुए, तो इसकी कहानी मैंने कल आपको सुनाई थी। कल हमने आपसे बताया था कि 712 ईस्वी में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरबी मुस्लिम था। उसने भारत पर पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण किया और भारत का जो सिंध वाला क्षेत्र है वहां पर उसने अटैक किया था। तो 712 एडी में 712 एडी में अरब और भारत के बीच में संपर्क स्थापित हो गया। अरबिक और इंडिया के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए। फिर बहुत सारे लोग भारत पर आक्रमण करते रहे। फिर एक तुर्की मुसलमान था जिसका नाम था महमूद गजनवी। फिर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी के बाद से भारत में इस्लामिक रूल की शुरुआत होती है। गजनवी आया, उसके 100 सालों के बाद गौरी ने अटैक किया। गौरी ने जब अटैक किया तो उसने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया, एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और 1206 में गौरी का एक गुलाम और सेनापति था। गौरी का एक स्लेव और कमांडर इन चीफ था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। तो ये इसी बीच में अरबी, फिर तुर्की, फिर फारसी, ये सारे लेखक भारत आएंगे। अरबिक राइटर्स, पर्शियन राइटर, टर्किश राइटर, ये सब आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेंगे। तो अरबी लेखकों में जो सबसे बड़ा नाम है साथियों, वो है अल बरूनी का। बहुत ही बड़ा नाम है साथियों, अल बरूनी। अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तहकीक ए हिंद और इसी को किताब उल हिंद भी कहा जाता है। ये अरबी भाषा में लिखी थी, अरबिक लैंग्वेज में लिखी थी और ये महमूद गजनवी के साथ इंडिया आया था। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी पूरी की पूरी कहानी। पता है, किताब उल हिंद की बात इसलिए इंटरेस्टिंग है कि किताब उल हिंद में बहुत विविध प्रकार के विषयों की जानकारी दी गई है, मल्टीपल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें हमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज, राजपूतों का शासन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंडिया के रिलीजन, फिलॉसफी, इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जो जो उसे भारत के बारे में पता चलता गया वो सारी चीजें अल
बरूनी ने किताब उल हिंद में लिख दी। तो किताब उल हिंद जो है वो 1000 ईसा की भारतीय परिस्थितियों को जानने की बहुत अच्छी किताब है। 1000 एडी के आसपास इंडिया में किस तरह की सिचुएशन थी उसको पता करने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब उल हिंद। ये प्लीज याद रखना कि अल बरूनी ने कौन सी किताब लिखी, एक बार रिपीट करेंगे, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी, अरबी भाषा में। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, फिर अल बरूनी के बाद एक सुलेमान अल ताजिर नाम का भी लेखक है, इब्न बतूता नाम का लेखक है, ये सब भी भारत आए। इसमें साथियों इब्न बतूता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इब्न बतूता है इसका पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है, बस अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता, इसे इब्न बतूता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से भारत आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और इसने अरबी भाषा में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उर रहला। किताब उर रहला इसने लिखी थी और इसमें 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी अर्थात दिल्ली का जज अपॉइंट किया था और साथ में इसको अपना दूत बना करके चाइना भेजा था, अपना एम्बेसडर बना के चाइना भी भेजा था और इससे हमें दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। देखो इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था, वो कई देशों की यात्रा कर चुका था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि एक बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति आया है और इब्न बतूता को विधि का बहुत अच्छी जानकारी थी, जो लॉ होता है इस्लामिक लॉ उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा था और दूसरा उसको भाषाओं की समझ बहुत अच्छी थी, लैंग्वेजेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि एक व्यक्ति इतनी दूर से आया है तो उसने बुलाया, उसको सम्मान दिया। पहले उसने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का जज बनाया, जो दिल्ली में जस्टिस का डिपार्टमेंट था उसका हेड बनाया। बाद में कहा जाता है कि इसने कुछ करप्शन वगैरह कर दिया तो इसने हटा दिया इब्न बतूता को। फिर इसने इब्न बतूता को चाइना भेजा अपना एम्बेसडर बना के और ये सारी बातें इब्न बतूता ने एक किताब में लिखी हैं जिसका नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला, ये कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि किताब उल रहला किसकी पुस्तक है, तो इब्न बतूता की किताब है। किसके शासनकाल में भारत आया, गुलाम तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की एरा में ये इंडिया आया था और ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई किताब है। तो ये दो अरबी यात्री महत्वपूर्ण है, अल बरूनी किताब उल हिंद अरबी, महमूद गजनवी रहला, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, ये याद रखना साथियों। ठीक, इसके बाद कुछ अन्य लेखक, हमने यूनानी लेखक पढ़ लिए, हमने चीनी लेखक पढ़ लिए, हमने अरबी लेखक पढ़ लिए और अब आते हैं अन्य। तो अन्य में दो लेखकों का नाम है, एक है तारानाथ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तारानाथ ने एक तिब्बती लेखक थे, एक तिब्बतन राइटर थे और इन्होंने जो किताब लिखी है वो है कंगियूर, इसे तंगियूर भी कहा जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है तो याद रखिएगा। दूसरा है मार्को पोलो। देखो मार्को पोलो जो है वो इटली का यात्री था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मार्को पोलो से, याद रखना कि मार्को पोलो कहाँ से आया था, तो इटली के वेनिस नाम के शहर से मार्को पोलो आया था और मार्को पोलो ने मुख्य रूप से चीन की यात्रा की थी, लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो वो दक्षिण भारत साउथ इंडिया से होकर के गया था और इसने भारत के कोरोमंडल तट की यात्रा की थी जहां पर पांड्य का राज था और दक्षिण भारत में इस समय काकतीय वंश की एक महिला शासिका हुआ करती थी, रुद्रम्मा देवी। तो देखें दक्षिण भारत में ना इस समय सिचुएशन ऐसी थी कि यहाँ चोल वंश का शासन था, आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के कुछ इलाके में, उसके नीचे पांड्य राजाओं का शासन था, यहाँ पर चेर वंश का शासन हुआ करता था। तो इस तरह से राजा थे, तो वो यहाँ आया था, पांड्यों के राज्यों में वो आया था। तो मार्को पोलो से सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता है कि मार्को पोलो कहाँ से आया था, तो वो इटली के वेनिस का यात्री था साथियों और उसकी किताब को
अकाउंट्स ऑफ मार्को पोलो या ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि मार्को पोलो की किताब ने बहुत इंस्पायर किया था पोर्चुगीज को कि वो इंडिया आकर के यहाँ पर कॉलोनी इस्टेब्लिश करें, भारत में आकर के अपना उपनिवेश बनाएं। क्योंकि जब मार्को पोलो वापस गया ना तो उसने चीन और भारत के बारे में बेतहाशा तारीफ की थी। उसने लिखा था कि इससे समृद्ध देश पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। दुनिया के सबसे समृद्धशाली देशों में उसने चीन और भारत को बताया था साथियों। तो बहुत अट्रैक्शन हो गया था कि यार ये बहुत ही विकसित जगह है, चाइना और इंडिया, और लोग यहाँ पर आना चाहते थे, इन्वेजन करना चाहते थे इन सभी इलाकों का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस तरह साथियों हमने विदेशी यात्री वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हमने फॉरेन राइटर्स में रोमन, चाइनीज, अरबिक और अन्य लेखकों का अध्ययन कर लिया। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने पूरे साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन इस रूप में कर लिया है। जितने भी लिटरेरी सोर्सेस हो सकते थे हमने उन सभी का अध्ययन कर लिया है। अब हमें बात करनी है पुरातात्विक साक्ष्यों की, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की। तो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि दो तरह के स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। और पुरातात्विक के तहत हम भौतिक वस्तुओं को सामान्यतः रखते हैं, जिसमें अभिलेख आते हैं, जिसमें सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, मृदभांड आते हैं, मूर्तियां आती हैं, भित्ति चित्र आते हैं। पुरातात्विक स्रोत या साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत हम किन किन चीजों को रखते हैं साथियों, तो ध्यान देंगे आप। इसके तहत हम इंक्रिप्शंस को रखते हैं, क्वाइंस इसी में आते हैं, मॉन्यूमेंट, पोट्री, स्कल्पचर और ग्राफिटी आर्ट जो पुराने समय में लोगों ने किया था, इन सभी को हम किसके तहत रखते हैं साथियों, तो याद रखेंगे ये पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है अभिलेख, सिक्के और मृदभांड। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इंक्रिप्शन, क्वाइंस एंड पोट्री। पोट्री के बारे में जब हम किसी भी राजा के बारे में पढ़ेंगे या किसी समय काल के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पर हम मृदभांड या पोट्री को डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में जो लूसेंट घटना चक्र में दिया गया है उसमें अभिलेख और सिक्कों के बारे में जानकारी दी गई है, इंक्रिप्शन और क्वाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। हम वही जानकारी डिस्कस करेंगे, उसी इंफॉर्मेशन को हम आज डिस्कस करेंगे साथियों। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि अभिलेख का अर्थ क्या होता है, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है अभिलेख का, कठोर सतह जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख, एनी written engraved on solid surface like stone और metal। हमने पहले भी आपको बताया था कि कभी अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने मंदिर में दान दिया है तो उसका नाम एक मार्बल या फिर पत्थर पर उकेरा जाता है और फिर उस पर पेंट कर दिया जाता है। तो ठीक इन्हीं को हम अभिलेख बोलते हैं। पुराने समय में चट्टान या फिर कोई पिलर बना करके, चट्टान होता था, कोई पिलर या स्तंभ होता था, कोई धातु का टुकड़ा, कोई मेटल का पीस होता था, उस पर इस तरह से चीजों को उत्कीर्ण कर दिया जाता था और इसी को हम अभिलेख बोलते हैं। जैसे अभी भी होता है ना, जब भी आप किसी ऐतिहासिक इमारत पर जाएंगे तो हमारे आजकल के जो प्रेमी युगल जोड़े हैं ये भी चीज़ों को उत्कीर्ण करके आ जाते हैं। कहीं लगाएंगे मोनू लव सोनू और अलग अलग तरीके का दिल बना के आ जाएंगे। कोई अपना मोबाइल नंबर छोड़ के आ जाएगा, जैसे पता नहीं वो कौन सा ऋतिक रोशन है जो हर कोई उसको फ़ोन करने वाला है। कोई ये भी लिख के आया, हमारे चूँकि जबलपुर में बहुत सारी ना अलग अलग ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो उसमें एक व्यक्ति ने ये भी लिखा था कि साथियों मैंने बहुत प्रयास किया है, ना मुझे कोई प्यार मिला है ना कोई, उसमें लिखा हुआ तो उसी के शब्द बता रहा हूँ कि ना मेरी अब तक शादी हुई है, ना मुझसे कोई प्यार करता है, प्लीज़ मुझसे प्यार करने के लिए इस नंबर पर फ़ोन करें। इस तरह की बातें तक लोग लिख करके चले जाते हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मजाक में बोलो लेकिन अच्छा नहीं है। आप हमारी ऐतिहासिक इमारतों पर क्या लिख रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का अभिलेख है। तो अभिलेख का बहुत सीधा सा मतलब होता है किसी भी कठोर धातु, पत्थर,
स्तंभ इत्यादि पर कुछ लिखना वही अभिलेख कहलाता है। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। साथियों, अभिलेखों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्लीज याद रखिएगा, यहां से सीधा सवाल बनता है। अभिलेखों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन को एपिग्राफी बोलते हैं और प्राचीन लिपियों के अध्ययन को, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग को हम पैलियोग्राफी बोलते हैं। यह प्रश्न भी पूछा गया। देखो, पुराने समय में अलग अलग लिपियां थी। आज जैसी लिपि तो थी नहीं कि देवनागरी जो हर कोई पढ़ सकता है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की लिपियां थी। आपको पता है, हमको बहुत पहले अशोक के अभिलेख मिल गए थे, पर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में हमें 100 साल लग गए। और जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, जिसने अशोका के इंक्रिप्शन को डिसाइफर किया था। उसी ने ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था, जेम्स प्रिंसेप। हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें क्या समझ में आया? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। और प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट। इसे हम पेलियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? पेलियोग्राफी। तो ये दो वर्ड आपको याद रखना है। आइए हम अभिलेखों के बारे में कुछ और जानकारी एकत्रित करते हैं। देखो, सबसे पुराना जो अभिलेख है, जो ओल्डेस्ट इंक्रिप्शन है, वो बोगज कोई अभिलेख है जो तुर्की के एशिया माइनर वाले इलाके में आता है। ये उसी की पिक्चर है साथियों, ये बोगज कोई का इंक्रिप्शन है। इसकी खोज प्लूगो विंकलर नाम के व्यक्ति ने की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख है। दुनिया का सबसे पुराना इंक्रिप्शन जो है वो बोगज कोई इंक्रिप्शन को माना जाता है, जो एशिया माइनर तुर्की वाले इलाके में है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य जैसे वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि किसका उल्लेख है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का। तो जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे कि वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता को बनाने वाले आर्य मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और जब ये बात कही जाती है तो उसके प्रमाण के रूप में, उसके साक्ष्य के रूप में बोगज कोई इंक्रिप्शन का नाम लिया जाता है कि देखो, तुर्की में हमें बोगज कोई इंक्रिप्शन मिला और उस इंक्रिप्शन से हमें वैदिक डिएटीज के नाम मिले हैं, वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। इवन इंद्र was the most prominent god of ऋग्वैदिक पीरियड। इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रसिद्ध देवता थे साथियों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। फिर भारत में अभिलेखों का प्रचलन किसने शुरू किया? तो माना जाता है कि इंडिया में जो इंक्रिप्शन है उसका प्रचलन मौर्य शासक अशोक ने किया था। अशोक ने बहुत बड़ी मात्रा में, कुछ किताबें लिखती हैं कि अशोक ने 80,000 से भी ज्यादा अभिलेख बनवाए थे। मोर देन 80,000 इंक्रिप्शन अशोका ने इनग्रेव्ड करवाए थे दोस्तों, मोर देन 80,000। तो भारत में अभिलेखों का जो प्रचलन बढ़ाया, इंडिया में इंक्रिप्शन का जो कल्चर लेकर के आया है, वो मौर्यन किंग अशोका था। अब यहीं से फैक्ट बनते हैं। देखो, अशोक के अभिलेख की खोज जोसेफ टेफेंतलर ने की थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी और आरमाइक लिपि में मिले हैं और इसकी भाषा, सामान्यतः इसकी भाषा प्राकृत है। तो जो एक्सप्लोरर था जिसने अशोक के जितने भी इंक्रिप्शन हैं उनको एक्सप्लोर किया था, वो जोसेफ टेफेंतलेर था, टेफेंतलेर। और जो इसका पाठ करता था, जिसने इसको पढ़ा, वो जेम्स प्रिंसेप था। इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी,
खरोष्टी और अरमैक है और लैंग्वेज इसकी प्राकृत है। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये अशोक का एक अभिलेख है, ये अशोका का एक इंक्रिप्शन है। तो प्लीज याद रखिएगा 2-3 सवाल यहां से बनेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन। तो जवाब क्या दोगे? एपिग्राफी। दूसरा, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट। तो क्या जवाब दोगे? पैलियोग्राफी। फिर तीसरा सवाल पूछेगा दुनिया का सबसे पुराना अभिलेख किसे माना जाता है? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंक्रिप्शन किसे माना जाता है? बोगाज कोई इंक्रिप्शन, जो कहां पर है? टर्की में है। तुर्की में स्थित बोगाज कोई अभिलेख को दुनिया का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है और इसमें वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख किया गया है। फिर वो आपसे पूछेगा अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इंक्रिप्शन ऑफ अशोका? तो जवाब आएगा जोसेफ टेफेंथलर। और फिर आपसे पूछेगा अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? हु डिकोडेड द लैंग्वेज ऑफ अशोकाज इंक्रिप्शन या हु डिसाइफर्ड द लैंग्वेज ऑफ अशोकाज इंक्रिप्शन? तो जवाब होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा था। कब पढ़ा था साथियों? 1837 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाकर के देख लीजिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है प्राकृत। मैक्सिमम इंक्रिप्शन जो अशोका है उसकी लैंग्वेज प्राकृत है। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों को लिखने में किया गया है। सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। मैक्सिमम जो उपयोग है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का है। ये बोगज कोई अभिलेख है साथियों। अब ये ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है, ये जो रॉक्स यहाँ पर हैं, इन्हीं रॉक्स में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इन्हीं चट्टानों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो परेशान मत होना। देखो, सबसे पहला अभिलेख जो है दोस्तों, इसमें नंबर 1 वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन कहां पर है? सर, ये उदयगिरी की पहाड़ी उड़ीसा में मिलता है। ओडिशा के उदयगिरी हिल्स में मिलता है। ये कलिंग राजा खारवेल से जुड़ा हुआ है। कलिंग किंग खारवेल से ये रिलेटेड है। ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। हालांकि इसमें किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं है, इसमें किसी भी डेट को मेंशन नहीं किया है। साथियों, ये पहला अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष का लिखित उल्लेख किया गया। ये पहला इंक्रिप्शन है जिसमें भारतवर्ष वर्ड यूज किया गया और पहली बार इसी इंक्रिप्शन में महाराजा टाइटल को भी एक्सप्लेन किया गया। महाराज की उपाधि का भी पहला उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। बहुत सारे सवाल बनते हैं यहां से। पहला, हाथी गुम्फा अभिलेख कहां स्थित है? वेयर इज हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन लोकेटेड? जवाब क्या दोगे? उदयगिरी की पहाड़ियां, उड़ीसा। उदयगिरी हिल्स, ओडिशा। दूसरा प्रश्न, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? कलिंग राजा खारवेल, कलिंग किंग खारवेल। तीसरा प्रश्न, भारतवर्ष शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? द वर्ड भारतवर्ष इज फर्स्ट इनग्रेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन? जवाब क्या दोगे? हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज। कोई भी डेट इसमें नहीं दी गई है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख गुजरात का। ये बहुत फेमस है। एक बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत ही बड़ी चट्टान है और उस चट्टान में संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है। साथियों, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है। यह संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है। इट इज द लार्जेस्ट इंक्रिप्शन रिटन इन दी संस्कृत लैंग्वेज। कहां पर है? जूनागढ़, गुजरात में है। इसी को हम एक और नाम क्या बोलते हैं? गिरनार। गिरनार या जूनागढ़। और ये जुड़ा हुआ है
शक शासक, उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन से, रुद्रदामन से। इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और ये चंपू शैली में लिखा गया है। इट इज रिटन इन दी चंपू स्टाइल। चंपू शैली का मतलब होता है कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, प्रोस और पोट्री दोनों फॉर्म में लिखा गया है साथियों, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है चंपू स्टाइल में। तो प्रश्न पूछेगा संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट इंक्रिप्शन ऑफ संस्कृत? नाम बताओगे, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसने लिखवाया, किसने इनग्रेव्ड करवाया जूनागढ़ और गिरनार इंक्रिप्शन को? शक शासक रुद्रदामन ने, शक रूलर या सीथियन रूलर रुद्रदामन ने। इसमें सुदर्शन झील के बारे में इंक्रिप्शन है और साथ ही साथ में ये चंपू स्टाइल में लिखा गया है। इसके बाद अगला अभिलेख है नासिक अभिलेख, महाराष्ट्र में। ये गौतमी बलश्री के द्वारा लिखवाया गया और इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन है जो कि सातवाहन राजा थे। नाना घाट अभिलेख है, ये भी महाराष्ट्र में है। ये नागनिका द्वारा, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। तो ये दोनों जो है ना साथियों, ये सातवाहन से जुड़े हुए हैं। नासिक अभिलेख भी सातवाहन से जुड़ा हुआ है और नाना घाट अभिलेख भी सातवाहन से जुड़ा हुआ है। नासिक इंक्रिप्शन भी सातवाहनों से जुड़ा हुआ है और नाना घाट इंक्रिप्शन भी सातवाहनों से जुड़ा हुआ है। ये याद रखिएगा साथियों, ठीक है, ये याद रखना। दोनों ही इंक्रिप्शन, नासिक इंक्रिप्शन गौतमी बलश्री का है और नाना घाट इंक्रिप्शन नागनिका के द्वारा इनग्रेव्ड करवाया गया था। इसके बाद मंदसौर अभिलेख है मध्य प्रदेश का। ये मालवा के राजा यशोधर्मन से जुड़ा हुआ है। मंदसौर इंक्रिप्शन है यशोधर्मन का, जो कि मालवा के किंग थे। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐहोल इंक्रिप्शन। ये कर्नाटक के ऐहोल में है साथियों। ऐहोल इंक्रिप्शन ये कर्नाटक में है और ये बादामी चालुक्य राजा, जिनको वातापी भी कहा जाता है, पुलिकेशन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। इट इज एसोसिएटेड विद द पुलिकेशन सेकंड बादामी चालुक्य किंग। और इसमें हर्षवर्धन और पुलिकेशन की लड़ाई के बारे में बताया गया है और यह संस्कृत लैंग्वेज में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। संस्कृत लैंग्वेज में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। बहुत सीधा प्रश्न पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर के देखेंगे कि ऐहोल इंक्रिप्शन में किसका इंफॉर्मेशन है, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो चालुक्य राजा, चालुक्य किंग पुलिकेशन सेकंड, पुलिकेशन द्वितीय की जानकारी मिलती है। इसे संस्कृत में रवि कीर्ति ने लिखवाया था और साथ ही में याद रखिएगा साथियों कि इसमें हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय की बीच के युद्ध का भी वर्णन है। बैटल फॉट बिटवीन पुलिकेशन एंड द हर्षवर्धना ऑल्सो गिवन इन दिस इंक्रिप्शन, ऐहोल इंक्रिप्शन। इसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग पिलर इंक्रिप्शन, अनदर वेरी वेरी फेमस इंक्रिप्शन, बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है साथियों। जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसको प्रयाग अभिलेख उत्तर प्रदेश में है। यह समुद्रगुप्त की विजय को बताता है। समुद्रगुप्त जो कि एक गुप्त पीरियड के रूलर थे, संस्कृत लैंग्वेज में यह लिखा गया है और इसे दरबारी कवि हरिसेन ने चंपू शैली में लिखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जिस तरीके से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली में और संस्कृत में लिखा गया, ठीक इसी तरह से प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बताता है, उसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा और चंपू शैली में लिखा था। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने संस्कृत लैंग्वेज और चंपू स्टाइल में उसे लिखा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है उत्तर मेरुर अभिलेख। इन सब अभिलेखों में फिलहाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस अभिलेख का जिक्र किया था। ये एक जगह भाषण दे रहे थे और उस भाषण में इन्होंने
उत्तर मेरुर अभिलेख के बारे में बात की थी, उत्तर मेरुर इंक्रिप्शन के बारे में बात की थी। आइए जानते हैं क्या विशेष है। जो उत्तर मेरुर अभिलेख है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर में लिखा हुआ है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक मंदिर है, ये मंदिर है साथियों, और इस मंदिर में यहां पर ये अभिलेख लिखा हुआ है। तो मोदी जी ने यह कहा कि और ये अभिलेख भारत में स्वशासन की जानकारी देता है, इंडिया में सेल्फ रूल की इंफॉर्मेशन देता है। ये चोल राजाओं से जुड़ा हुआ है और चोल राजाओं के ग्रामीण प्रशासन को यह बताता है, चोल किंग्स के या चोला रूलर्स के रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताता है। इसमें लिखा है कि गांव अपना शासन खुद चलाया करते थे, गांव का शासन चलाने के लिए समितियां होती थीं और हर एक साल के बाद समितियों का चुनाव किया जाता था। जो विलेज है वो अपना सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कमिटीज होती थी और इन कमिटीज को यूजुअली एक साल के बाद रिन्यू भी किया जाता था साथियों। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर मेरुर इंक्रिप्शन कहां पर? तमिलनाडु। चोल राजा परंतक प्रथम से ये जुड़ा हुआ है, चोल रूलर परंतक फर्स्ट से ये एसोसिएटेड है। उसके बाद है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से जुड़ा है, हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। मेहरौली अभिलेख दिल्ली का, इससे चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त सेकंड की इंफॉर्मेशन मिलती है। एरन अभिलेख ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो एरन इंक्रिप्शन है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सागर नाम का एक जिला है, वहीं पर हमें एरन अभिलेख मिलता है, एरन इंक्रिप्शन मिलता है। जो एरन अभिलेख है ये भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है और इसमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। भारत में सती का हमें पहला एविडेंस मिलता है। तो सती का जो पहला एविडेंस है वो एरन इंक्रिप्शन में मिलता है, भानुगुप्त मध्य प्रदेश। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं रिकॉल भी कराऊंगा। फिर एक बिलसद इंक्रिप्शन है जो कुमार गुप्त से जुड़ा हुआ है और एक है बेसनगर अभिलेख जिसे विदिशा अभिलेख भी कहते हैं। यह भी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एमपी से जुड़ा हुआ है। वेसनगर, विदिशा या गरुण अभिलेख, तीन नामों से इसे जाना जाता है। बेशनगर जो है वो विदिशा का ही पुराना नाम था। साथियों ये जो अभिलेख है ये हिंद यूनानी शासक इंडो ग्रीक रूलर, हिंद यूनानी शासक इंडो ग्रीक रूलर एंटियोकस के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस ने बनवाया था। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया। ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। ये है साथियों गरुण स्तंभ अभिलेख। ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं इसमें एरन इंक्रिप्शन भी है, इसमें गरुण इंक्रिप्शन भी है। ये प्रयाग प्रशस्ति है, दिस इज प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ, और ये उत्तर मेरुर अभिलेख है। कहा जाता है कि जो हेलियोडोरस है वो एम्बेसडर बन के यहाँ पर आया था, पर वो भागवत धर्म से बहुत प्रभावित हो गया। वो भागवत रिलीजन से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने ना सिर्फ भागवत रिलीजन को अडॉप्ट किया बल्कि भागवत रिलीजन के लिए यहाँ एक अभिलेख बनवाया, एक इंक्रिप्शन बनवाया जिसे हम गरुण स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, ये प्रमुख अभिलेख हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं आइए हम एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन। सर किससे जुड़ा हुआ है? कलिंग किंग खारवेल से जुड़ा हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन है? भारतवर्ष का पहला इंफॉर्मेशन है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसे लिखा गया है। फिर दूसरा हमने इसी तरीके से पढ़ा कि सर एक प्रयाग प्रशस्ति है जिसे हम प्रयाग पिलर इंक्रिप्शन भी कहते हैं। ये किससे जुड़ा हुआ है? समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, गुप्त रूरल समुद्रगुप्त से ये जुड़ा हुआ है। ये किसने लिखा है? तो हरिशैन ने लिखा है। सर हरिशैन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शैली क्या है? चंपू शैली। ठीक है। फिर हमने इसी तरीके से पढ़ा जूनागढ़ अभिलेख।
ठीक, जूनागढ़ अभिलेख। इसी को हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। यह साथियों किससे जुड़ा हुआ है? एक शक शासक सीथियन रूलर, बोलते जाइएगा साथ में ताकि रिवीजन हो जाए। शक शासक रुद्र दामन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शक शासक रुद्र दामन से जुड़ा हुआ है। किस भाषा में है? संस्कृत। सबसे बड़ा अभिलेख है और यह भी चंपू शैली में लिखा गया है। इससे हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जो कि मौर्य काल से महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने एक और अभिलेख पढ़ा जो है ऐहोल अभिलेख, ऐहोल इंक्रिप्शन। कहां पर है सर? ये कर्नाटक में है। किससे जुड़ा हुआ है? चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय, चालुक्य किंग पुलिकेशन सेकंड। इससे हमें पुलिकेशन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसकी जानकारी मिलती है। फिर एक और हमने पढ़ा ऐरण अभिलेख। अब ऐरण इंक्रिप्शन कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भानुगुप्त से जुड़ा हुआ है, भानुगुप्त, और इससे हमें भारत में सती प्रथा की पहली जानकारी मिलती है। सती प्रथा का मतलब होता था कि अगर किसी का पति मर जाता था तो पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था, वो सती प्रथा कहलाती थी। राजा राममोहन राय के प्रयासों के बाद 1829 में भारत में कानून बनाया विलियम बेंटिक ने और भारत में सती प्रथा को खत्म किया गया था। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर अगली चीज जो निकल करके आती है साथियों, यहीं से अगला पॉइंट निकल के आता है और अभिलेख। तो एक है गरुण अभिलेख। एक कौन सा है? गरुण अभिलेख। इसी को हम बेसनगर अभिलेख या विदिशा अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये हेलियोडोरस से जुड़ा हुआ है जो उसके भागवत धर्म से प्रभावित होने की कहानी को बताते हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में ये है। फिर एक हमने इंक्रिप्शन आपको और बताया, वो कौन सा इंक्रिप्शन है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की? उत्तर मेरूर इंक्रिप्शन। जो उत्तर मेरूर इंक्रिप्शन है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। ये चोल राजा से जुड़ा हुआ है। चोल राजा पारंतक प्रथम से जुड़ा हुआ है और इसमें ग्रामीण प्रशासन या स्वशासन की जानकारी दी गई है। रूरल सेल्फ गवर्नेंस की इंफॉर्मेशन उत्तर मेरूर इंक्रिप्शन में दी गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन है। यहीं से अधिकांश सवाल बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ऐहोल इंक्रिप्शन के बारे में याद रखना कि ये रवि कीर्ति ने लिखा था, संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। ये हमारे महत्वपूर्ण, इसके अलावा मंदसौर भी है, तो बाकी तो चलते रहते हैं, और भी हैं, विलसद हैं, पर ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। भीतरी और जूनागढ़ इंक्रिप्शन स्कंदगुप्त से जुड़े हुए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे बता दिए। नासिक और नानाघाट ये दोनों सातवाहन से जुड़े हुए हैं। नासिक और नानाघाट दोनों सातवाहन से जुड़े हुए हैं। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट इंक्रिप्शन है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इन सभी बातों को बहुत ध्यान से याद रखिए। चलिए, तो अब हमारे आज के आखिरी टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, और आखिरी टॉपिक है सिक्के, क्वाइंस। सिक्कों के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इकट्ठी करनी है। सिक्कों के बारे में और दिया गया था और हमारा पहला अध्याय प्राचीन भारत के जानकारी के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से ये वाला टॉपिक और खत्म करते हैं। देखो साथियों, जो सिक्कों का अध्ययन है, जो क्वाइंस की स्टडी है या स्टडी ऑफ क्वाइन है, इसको हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। हिंदी माध्यम के जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप हिंदी में याद मत कीजिएगा, इसे इंग्लिश में याद कीजिएगा, न्यूमिस्मैटिक्स, क्योंकि वो कभी भी पूछेगा ना तो हिंदी शब्द नहीं पूछेगा, आप बहुत आसानी से बता दोगे। वो इंग्लिश में ही पूछेगा कि इसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, मुद्रा शास्त्र का जो जनक है, फादर ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स है, ये जेम्स प्रिंसेप को ही माना जाता है।
जेम्स प्रिंसेप वही व्यक्ति जिसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था, ये उसकी एक फोटो है। इन्होंने ही ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि को पढ़ के 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, अशोका के इंक्रिप्शन को पढ़ा था। याद है हमने अभी डिस्कस किया था कि 1837 में इन्होंने अशोका के इंक्रिप्शन को डिसाइफर किया था। ठीक है, अब याद रखेंगे साथियों कि भारत में सबसे पुराने जो सिक्के हैं, इंडिया में जो ओल्डेस्ट क्वाइन है, उन्हें हम आहत सिक्के बोलते हैं। इन्हीं को काशर्पण सिक्के भी कहा जाता है और पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। इंग्लिश में इनके लिए एक ही वर्ड है, पंच मार्क्ड क्वाइन। ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर कि भारत में सबसे पुराने सिक्के कौन से थे, इंडिया में ओल्डेस्ट क्वाइन कौन से थे। तो इंडिया में जो ओल्डेस्ट क्वाइन थे उन्हें पंच मार्क्ड क्वाइन या आहत सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के कैसे होते थे? बहुत सिंपल होते थे। इनका कोई शेप भी डिसाइड नहीं होता था। जनरली ये रेक्टेंगुलर होते थे, सामान्यतः ये आयताकार और वर्गाकार, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होते थे, पर कोई स्पेसिफिक शेप नहीं था। इसमें होता यह था कि जैसे मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि ये धातु का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये धातु का एक टुकड़ा है। हमने ये धातु ली, इस पर हमने एक गरम सील लगा दी, बस पंच मार्क, पंच मार्क, पंच मार्क, ठीक है, पंच मार्क, इस तरीके से। तो अभी भी हम ये काम करते हैं। कई जगह पर आप देखिए, गवर्नमेंट जब किसी भी घर को सील करती है या किसी भी प्रॉपर्टी को सील करती है तो वहां पहले एक लाल लाल सा कुछ बनाती है, फिर उसके ऊपर पंच मार्क करती है। तो ये सबसे पहले सिक्के थे, बहुत बेसिक होते थे। धातु लिया, उस पर गर्म करके एक मार्क लगा दिया, गर्म करके एक मार्क लगा दिया, ये पंच मार्क कॉइन थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको सिक्कों के बारे में। आपको पता है मौर्यन पीरियड से पहले जो करेंसी है वो ट्रेडर्स रेगुलेट करते थे। मौर्य काल से पहले जितनी भी मुद्रा है वो सरकार उसको विनियमित नहीं करती थी, उसको व्यापारी विनियमित करते थे। व्यापारी अपने हिसाब से सिक्के चलाते थे और वही उनका विनियमन करते थे। मौर्य काल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य ने उठाई कि वो मुद्रा का विनियमन करेगा, वो करेंसी को मैनेज करेगा। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है। उस समय श्रेणियां होती थी, वो सब बात की बात है। ठीक है, तो ये क्या है? धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित, मेड विद द स्पेशल स्टैंप ऑन अ पीस ऑफ मेटल। अब यहां से कुछ तथ्य पढ़िए। ये समुद्रगुप्त का एक सिक्का है। सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अगर किसी जगह पर गोल्ड के कॉइन ज्यादा है, मतलब वहां की इकोनॉमी अच्छी थी। किसी जगह पर सिल्वर क्वाइन या फिर कॉपर क्वाइन या फिर टिन के क्वाइन ज्यादा है, मतलब वहां की इकोनॉमी बहुत नीचे आ चुकी थी। उन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है उससे वहां के कल्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां की संस्कृति की जानकारी मिलती है। क्या लिखा हुआ है, किसकी फोटो बनी हुई है, कौन सी डेट है, किस राजा के बारे में, ये सारी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वाइंस से मिलती है। तो देखो, समुद्रगुप्त का एक सिक्का है साथियों, गुप्त रूरल, जिससे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जुड़ा हुआ है। और समुद्रगुप्त के सिक्के में आप देखिए, वीणा बजाती हुई मुद्रा में एक तस्वीर आपको दिखेगी। वीणा बजाती हुई मुद्रा में आपको एक तस्वीर दिखेगी। यह समुद्रगुप्त की तस्वीर है जो वीणा बजाती हुई मुद्रा में आपको दिख रही है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन से शासक की वीणा बजाते हुए मुद्रा में सिक्का मिला है, तो जवाब होगा समुद्रगुप्त। यहीं से कुछ और तथ्य भी जुड़े हैं, जैसे सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख लिखवाने की प्रथा यवन शासकों ने शुरू की थी, अर्थात ग्रीक रूलर्स ने शुरू की थी। उन्होंने कुछ लिखवाना शुरू किया था। भारत में सबसे पहले तिथि वाले सिक्के, फर्स्ट डेटेड क्वाइन इन इंडिया, शक शासक जीवदामन ने चलवाए थे, जिसमें उसने तिथि का अंकन करवाया था, डेट को मेंशन कराया था। सबसे पहले सोने के सिक्के गोल्ड क्वाइन इंडिया में कुषाण शासक विम कड फिशिस ने चलवाए थे। इंडिया में जो फर्स्ट गोल्ड क्वाइन है वो कुषाण रूलर विम कडफिसिस ने शुरू किया था। वहीं भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड क्वाइन गुप्त रूलर्स ने इशू किए हैं। ठीक है,
अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी के पास है, वहां से हमें रोमन सिक्के मिले हैं। जो अरिकमेडु है ये पुडुचेरी है साथियों, यहाँ पर यहीं पर अरिकमेडु है और यहाँ से हमें रोमन क्वाइंस मिले हैं, जो ये बताता है कि भारत का रोम के साथ व्यापार हो रहा था, इंडिया का रोम के साथ ट्रेड हो रहा था। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को, गुप्त पीरियड में गोल्ड क्वाइंस को दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। गोल्ड क्वाइंस को दीनार कहा जाता था और सिल्वर क्वाइन को रूपक कहा जाता था। ये याद रखना, ये गुप्त काल के कुछ सोने के सिक्के हैं, ये गुप्त पीरियड के कुछ गोल्ड कॉइन हैं दोस्तों। तो सिक्कों के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे दैट भारत के सबसे पुराने सिक्के चांदी के आहत सिक्के थे। इंडिया के ओल्डेस्ट जो कॉइन थे वो सिल्वर के पंचमार्क्ड कॉइन थे। फिर तीसरा याद रखेंगे कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने इशू किया? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कडफिशिस ने चलवाए थे। इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन कुषाण रूलर विम कडफिशिस ने इशू किया था। भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलवाए? इंडिया में मैक्सिमम गोल्ड कॉइन किसने इशू किए? गुप्त रूलर्स अर्थात गुप्त शासकों ने चलाए। चांदी के सिक्कों को, चांदी के गुप्त काल के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। सिल्वर क्वाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड रूपक और गुप्त काल के सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। गोल्ड क्वाइन ऑफ गुप्ता पीरियड वाज कॉल्ड दीनार। अरिकमेडु पुडुचेरी के पास, वहां से भी हमें रोमन सिक्के मिले हैं साथियों। ठीक है, समुद्रगुप्त का हमें वीणा बजाते हुए भी एक सिक्का मिला है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने ये अध्याय शुरू किया था, ये कुछ जानकारी है लेकिन ये मैं कल की क्लास में शेयर करूंगा। आज ऑलरेडी बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई है आपके पास, तो ये मैं कल शेयर करूंगा आपके साथ। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है साथियों। मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। हमारी ये एप्लीकेशन है जिस पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बहुत सारे कोर्सेज अच्छे तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। एक हमारा जीके जीएस का कोर्स है, जो इसमें हिस्ट्री की क्लास यही है जो वहाँ पर चलेगी, पर वहाँ आपको क्विज मिल जाएगी हर क्लास के बाद, क्विज मिल जाएगी अलग से। लेकिन वहाँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे विषय मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुलदीप सर वहाँ आपको साइंस पढ़ाएंगे। तो एक ऐसा बैच है जिसमें आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या मैं कहूँगा स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये विषय तैयार हो जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बैच हमारा एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच है, अभियान 1.0। दोस्तों आप जानते हैं कि मुझे 5 साल हो गए एमपीपीएससी को पढ़ाते हुए और अपना पूरा एक्सपीरियंस अब मैं इस बैच में झोंक दिया है। बहुत अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से ये फाउंडेशन बैच हमने शुरू किया है। इसमें क्लासेस शुरू हो चुके हैं, आप डेमो क्लास भी वहां जाकर के एप्लीकेशन पे जाकर के देख सकते हैं। इसमें सिर्फ 8,000 रुपए का बैच है, बाइलिंगुअल बैच है और पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस होगा। लगभग 16 महीने का ये बैच है। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों? क्योंकि इस बैच में ना एक बार आप पढ़ लो पर ट्रस्ट में आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होगा। हमारा 15 जून से एमपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच भी आ रहा है साथियों। 7 महीने का बैच है लेकिन 15 महीने की इसकी अवधि है। और एक हिस्ट्री और इकोनॉमी का मेरा स्पेशल बैच चल रहा है मुख्य परीक्षा के लिए। एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा या किसी भी स्टेट पीएससी की मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं एमपीपीएससी के लिए। तो आप इंदौर में हमारी ब्रांच सफलता आईएएस में विजिट कर सकते हैं और यहाँ हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं जहाँ भी मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं साथियों, अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत मेहनत करते रहो। जो ऐप में है मेक श्योर कि आप क्विज लगाते रहो, जो ऐप में नहीं भी हैं तब भी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहो। बहुत खुश रहो। कल आपसे फिर मिलते हैं। एक अभी चूंकि हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है लेकिन कल मैं इसलिए क्लास ले रहा हूँ कि बीच में हमारा एक दिन गैप हो गया था। तो पढ़ते हैं। कल हम चर्चा करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की प्री हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर के नोट्स रिवाइज करके आना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।